Hello student, welcome back to our LLTC YouTube channel. I am your companion of class 12th English literature. Today I am going to teach you 5th lesson of your book Flamingo Indigo, written by Louis Fisher. First of all, we know about indigo. What do you mean by indigo? Indigo एक फसल का नाम है जो चंपारण में उगाए जाते थे एंड ये इसी से रिलेटेड एक मूवमेंट हमारे देश में चला और वो महात्मा गांधी से रिलेटेड था। ये चंपारण मुख्य फसल चंपारण का हुआ करता था। एक स्टोरी जो है हिस्ट्री है इससे रिलेटेड मैं आपको पहले शेयर कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग इस जो कंटेंट है हाउ कवरेज विल बी डन ये हम लोग बात करेंगे। तो हर चैप्टर की बात ही जो मेरा आप वीडियो देखते होंगे उनमें कवरेज आता है जब चैप्टर का शुरुआत होता है कि कैसे कवरेज किए जाएंगे, किस तरीके से कवरेज होगा। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर के जो राइटर हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। आफ्टर दैट वी नो अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर एंड आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट समरी, detailed summary of the chapter, and after that short answer type question and long answer type question. So first of all I want to tell you the history of indigo. तो इंडिगो की हिस्ट्री की बात करते हैं। ये जो we know that in 1916 it was the time of 1916 and that time the Britishers were landlord and the Indian people, the people of Champaran is also farmer and they have to grow crop in the land of Britishers. So the Indian people become sharecroppers. Sharecroppers आपको पता होना चाहिए कि sharecroppers क्या होते हैं। तो शेयर क्रॉपर मैं बता दे रहा हूँ कि शेयर क्रॉपर जैसे एक किसान है, किसान अपने कल्टीवेटिंग करता है, फार्मिंग का काम करता है और एक उसको ज़मीन की ज़रूरत होती है, ज़मीन चाहिए। तो 1916 की ये स्टोरी है। तो 1916 में जो अंग्रेज़ थे वो ज़मींदार थे, उनके ज़मीन पर हम भारतीय लोगों का खेती करना था। तो हम एक शेयरदार हो गए, मतलब हमें खेती करनी होती है तो हम क्या बन जाते हैं, शेयर क्रॉपर बन जाते हैं। तो एक एग्रीमेंट होती है, एन एग्रीमेंट, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन पीपल एंड लैंडलॉर्ड। सो एन एग्रीमेंट वाज डन related to indigo. That means they have to pay, they have to grow 15% of the entire land indigo and as a rent they have to pay indigo as a rent. So ये जो है जितने भी लैंड दिए जाते थे उसके 15% भागों पर उनको इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी और इसके बाद रेंट के तौर पर यही इंडिगो उनको देना पड़ता था। तो ये स्टोरी जो है वो इंडिगो इसी से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड एक मूवमेंट हुआ जो महात्मा गांधी उसके मेन लीडर के तौर पर आए। तो चलिए सबसे पहले मेरा कवरेज होगा, कवरेज में लुइस फिशर साहब के बारे में जानते हैं। लुइस फिशर साहब जो हैं एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं एंड ही हैज कम इन इंडिया इन 1942 एंड ही मेट गांधी जी इन हिज आश्रम in central India and Gandhi ji gave time daily 1 hour and talk about like and dislike. गांधी जी always उनके अपने dislike और like के बारे में बताया करते थे। तो and Louis Fisher wrote a famous book, The Life of Mahatma Gandhi. We can say that The Life of Mahatma Gandhi is a biography written by Louis Fisher and through this chapter, if we talk about this chapter, so this chapter is a excerpt taken from the book The Life of Mahatma Gandhi. So
we can say that you see here American journalist Louis Fisher साहब के बारे में बताया गया है. He was American journalist. He came in India in 1942. He lived in India for 2 months. He wrote the life of Mahatma Gandhi. He gave 1 hour daily and talk about like and dislike about himself. वो अपने जीवन के बारे में जो लाइक और डिसलाइक हैं उसके बारे में अक्सर बात किया करते थे. तो ये तो था मेरा लुइस फिशर साहब के बारे में. लुइस फिशर साहब किस तरीके से भारत में आए और वो अपना जो एक्सपीरियंस था, अब महात्मा गांधी का एक्सपीरियंस अपने साथ कैसे साझा करते हैं और एक बुक लिखे द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी और उसी का एक सर्ट है इंडिगो, उसी का एक अंश है जिसको हम लोग को पढ़ना है. नाउ I am going to tell you about introduction of this chapter. In Indigo, Louis Fisher described how Mahatma Gandhi took up the cause of the poor peasants of Champaran in 1916. इन इंडिगो में जो लुइस फिशर साहब है उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से महात्मा गांधी टुक अप द काउज ऑफ द पुअर पेजेंट. गरीब किसान, चंपारण के जो गरीब किसान हैं उनके समस्याओं को दूर करने के लिए किस तरीके से बीड़ा उठाए, किस तरीके से जिम्मा उठाए. एट दैट टाइम द ब्रिटिशर्स वर लैंडलॉर्ड एंड इंडियन वर फार्मर्स. उस समय इन 1916 की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट 1916, द ब्रिटिशर्स वर लैंडलॉर्ड एंड द इंडियन पीपल वर फार्मर्स. भारतीय लोग किसान थे और ब्रिटिशर्स लोग जो थे वो जमींदार थे. एंड farmers have to grow a crop on the British land, so they become sharecropper. And then after there was an agreement between sharecropper and landlords, and according to agreement they have to grow 15%, they have to grow indigo on 15% of the entire land, and as a rent they have to submit all the indigo to the landlords. Then what happened? But as soon as the manufacturing of synthetic indigo started in Germany, the demand of the indigo reduces, so the landlords, cunning landlords made an agreements to free from old agreement. So they extorted money from poor and illiterate peasants. But Gandhi's long and heroic struggle ended with the victory of civil disobedience, and the landlords were compelled to return 25% of the extorted money. तो बात करते हैं हम लोग कि भारतीय लोग किसान थे, अंग्रेज जमींदार थे, क्योंकि उनके अधीन तो ये जमी था, उनके अंडर में था. तो किसान को काम करना है दूसरे के ज़मीन पर तो वो शेयरदार हो जाता है. और शेयरिंग एक एग्रीमेंट होता है शेयरिंग के लिए कि क्या आपको देना है. जो एक शेयरदार होता है उसके बीच एग्रीमेंट होता है, किसान और ज़मींदार के बीच एग्रीमेंट किया जाता है. तो एग्रीमेंट हुआ कि जितने भी लैंड है आपको उसके 15% पार्ट्स पर यू हैव टू ग्रो इंडिगो, एंड एज ए रेंट यू हैव टू पे इंडिगो, और रेंट के तौर पर आपको इंडिगो पे कर देना है. तो सो ये एग्रीमेंट बना. बट जैसे ही उन लोगों को पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया, डिमांड ऑफ द इंडिगो रिड्यूसेस, एंड उन्होंने एक नया एग्रीमेंट बनाया कि देखो भाई तुम लोग को जो पुराने एग्रीमेंट है उससे मैं फ्री कर देता हूँ, बट यू हैव टू पे कंपनसेशन, आपको कंपनसेशन देना होगा. सो सम farmers were very poor, so they agreed with the new agreement. वे लोग एग्री हो जाते हैं. बट सम
started to oppose, विरोध करना शुरू कर दिए. And when Gandhi's come in this moment, Gandhi's long and heroic struggle ended with the victory of civil disobedience, and they compelled, यानी कि जो अंग्रेज थे उनको बाध्य कर दिया गया कि आप जो पैसा लिए हैं उसके 20% आपको क्या करना है, लौटाना है. आपके जो पैसा लिए हैं उसके 20% को वापस करना है. और ये चैप्टर हो गया. तो ये चैप्टर जो है वो हम लोग को ये बताएगा कि किस तरीके से गांधी जी अंग्रेजों की जो एग्रीमेंट था उसको ख़त्म किए, और वहाँ जो एक इंडिगो से रिलेटेड प्रथा चली आ रही थी, किसानों को के साथ अन्याय किया जा रहा था, दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उससे उन्होंने कैसे किसानों को मुक्ति दिलाएं अंग्रेजों के अन्याय से. तो इस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट समरी ऑफ दिस चैप्टर. तो आप इसको नोट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग नाउ वी सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर. शुरू में जब इस चैप्टर का शुरुआत हो रहा था तो मैंने बताया था कि महात्मा गांधी लुईस फिशर को अपने आश्रम में हर दिन 1 घंटे का समय देते थे और अपने लाइक और डिसलाइक के बारे में बता रहे थे. ठीक, तो इसी दौरान ये बात होता है महात्मा गांधी और लुईस फिशर साहब के बारे में, और वहाँ एक सवाल पूछा जाता है. लुईस फिशर साहब सवाल पूछते हैं कि when the idea of departure of the British came into his mind, कि कब उनके मन में अंग्रेजों को बाहर भेजने का विचार आया. तो ये महात्मा गांधी बता रहे हैं हम लोग को, दोनों बैठे हैं और बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा इधर ध्यान दो. इट वॉज इन 1917, ये 1970 की बात है, 1917 की बात है. हुआ क्या, इन एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल Congress in 1916 in Lucknow. There was annual convention of Indian National Congress in 1916 in Lucknow. एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था 1916 में लखनऊ में. एंड ड्यूरिंग दिस proceeding, during this convention, one poor peasant whose name is Rajkumar Shukla came from Bihar, and he wanted to inform the Congress party about the injustice done by the British landlord in Champaran. But someone told Shukla that he had to meet Gandhiji and he should complain about this system to Gandhiji. So Rajkumar Shukla went to Gandhiji and he informed Gandhi about the injustice done by landlord in Champaran. वो राजकुमार शुक्ला जो हैं वो जाते हैं, ये पुअर पीजेंट हैं वहीं चंपारण के, और जाते हैं गांधी जी के पास. ये तो कहते हैं कांग्रेस सेशन में कंप्लेन करने के लिए, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं, आपको गांधी जी से मिलना चाहिए. वो गांधी जी से जाते हैं और ये जो चंपारण में ज़मींदारों का अन्याय किया जा रहा था, अन्याय हो रहा था किसानों के प्रति, उसके बारे में उन्होंने कंप्लेन किया. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट चंपारण. वेयर इज चंपारण? तो इट इज़ नियर द किंगडम ऑफ नेपाल इन बिहार. ये जो है नेपाल देश के, जो नेपाल राज्य है उसके बगल में ही है, और ये बिहार में पड़ता है. बेसिकली अभी ये बिहार में है. तो ये राजकुमार शुक्ला कौन है? हु वॉज राजकुमार शुक्ला? तो राजकुमार शुक्ला वॉज ए पुअर पीजेंट फ्रॉम चंपारण and he was illiterate and resolute, and he had come to the annual convention of Indian National Congress to complain about the injustice system in Bihar. तो ये राजकुमार शुक्ला जो है बिहार के रहने वाले बेसिकली, एंड ही हैड कम टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस
कन्वेंशन, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो वार्षिक अधिवेशन चल रहा था उसमें आए थे कंप्लेन करने के लिए। और ये काफ़ी दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं, बिकॉज ही हैज फॉलो गांधी जी एवरीवेयर, बिकॉज गांधी was a topmost leader on that time, and he had an appointment in everywhere, in all part of India. So Gandhi ji told Shukla that he had an appointment in other part of India. So Rajkumar Shukla followed him everywhere. So we can say that Rajkumar Shukla was a resolute person. तो आज कि इस वीडियो में इतने रहेगा, और अगले दिन हम लोग फिर बात करेंगे कि किस तरीके से राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को लेकर चंपारण जाते हैं और उनकी समस्याओं का किस तरीके से समाधान होता है। दैट्स ऑल, एंड यू मस्ट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।